अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आतिफ याकूब और उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर आफियत होंगे। आप मुझसे पढ़ रहे हैं क्लास 10th की फ़िज़िक्स और क्लास 10th की फ़िज़िक्स में हम अपनी किताब का चैप्टर नंबर 12 यानी कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हमने पिछली क्लास में देखा कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप किन किन पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है और हर हिस्से का क्या मकसद होता है। आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप किस तरह से इमेज बनाएगा, उससे बनने वाली इमेज किस तरह की खसूसियात रखती होगी और साथ ही साथ हम इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप के एक रिश्तेदार यानी कि टेलीस्कोप को भी देखेंगे। ये सब कुछ देखने के लिए और समझने के लिए आइए चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। नहीं तो स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं उस हैरानकुन और इनकलाबी ऑप्टिकल आले के बारे में कि जिसने बायोलॉजी के अंदर एक इनकलाब बर्पा कर दिया, जिसकी मदद से हम इंसानी जिस्म के अंदर मौजूद छोटे से छोटे खुलिये या ब्लड सेल को भी आसानी के साथ देख सकते हैं और इसको हमने नाम दिया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। हमने ये देख लिया था कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के हिस्से कौन कौन से हैं, अज्जा कौन कौन से हैं। आज हम ये देखेंगे कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इमेज किस तरह से बनेगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या-क्या होंगी, क्या किस नौइयत का इमेज होगा। तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए चलें थोड़ा-सा हम अपनी प्रीवियस नॉलेज को रिवाइज़ कर लेते हैं। हमने कहा था इसके अंदर 2 लेंसेज़ पाए जाते हैं। एक को हमने नाम दिया था स्टूडेंट्स क्या आईपीस का और दूसरे को हमने नाम दिया था स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव लेंस का। हमने कहा था कि जो आईपीस है हमने कहा था कि ये जो आई पीस है ये आंख के करीब होगा, वो लेंस उस लेंस को हम आई पीस कहेंगे और वो लेंस जो कि ऑब्जेक्ट यानी कि देखे जाने वाले जिस्म के करीब होगा वो उसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहेंगे। स्टूडेंट्स अब जब लेंस आपने देख ली है, बॉडी ट्यूब आपने पूरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तस्वीर भी देख ली। अब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताएं कि ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर ये जो 2 लेंसेज पाए जाते हैं इनके दरमियान आप फ़र्क किस तरह से करेंगे? तो आपका जवाब ये भी हो सकता है कि एक तो हम इसकी पोजीशन से फ़र्क करेंगे कि जो आईपीस के अंदर लगा होगा उसे वो आईपीस वाला लेंस होगा और जो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा ये ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट के पास करीब पड़ा होगा। और दूसरा इसका तरीका क्या हो सकता है? दूसरा इसका तरीका ये होगा कि आप इसकी फोकल लेंथ देख लें कि जिसकी क्योंकि 2 लेंस हैं, दोनों की फोकल लेंथ लाज़मी तौर पे डिफरेंट होगी, मुख्तलिफ होगी। अब फोकल लेंथ कितनी मुख्तलिफ होगी और फोकल लेंथ का अंदाज़ा हम किस तरह से लगा सकते हैं, ये चीज़ मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक टिप के अंदर बताई थी। स्टूडेंट्स वो टिप क्या थी? वो टिप ये थी कि कोई भी ऐसा लेंस कि जिसकी सतह ज़्यादा मुड़ी हुई हो, ज़्यादा कर्व्ड हो या आसान लफ्ज़ों में ये कह लें कि जो ज़्यादा मोटा लेंस हो उसकी फोकल लेंथ कम होती है और अगर कोई बारीक लेंस हो या ऐसा लेंस कि जिसकी कर्वेचर यानी कि मुड़ी हुई सतह कम हो, उसको हमने कहा था कि उसकी फोकल लेंथ हमेशा ज़्यादा होगी। तो स्टूडेंट्स इस केस में किसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होगी? याद रखिएगा कि इस केस में ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा होगी। तो चलें ये शर्त हम लोग लिख लेते हैं कि ये हमेशा कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर पाई जाएगी। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की स्टूडेंट्स एक छोटी सी शर्त लिख लेते हैं। वो शर्त क्या है स्टूडेंट्स? शर्त ये है कि फोकल लेंथ किस चीज़ की? ऑब्जेक्टिव लेंस की। तो उसके लिए स्टूडेंट्स मैं शर्त लिख लेता हूँ। मैं शर्त लिखता हूँ कि एफ नोट का मतलब है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। ये ओ छोटा सा लिखा है, इसको हम नोट भी पढ़ते हैं और अगर इसे आप एफ ओ पढ़ेंगे तो भी बिल्कुल ठीक होगा। ये कहता है कि अगर बड़ी होगी किससे? आई पीस की फोकल लेंथ से, तभी कंपाउंड माइक्रोस्कोप से हम इमेजेस ज़्यादा ग्रेटर मैग्नीफिकेशन से देख सकेंगे और साथ ही साथ जो इमेज की क्वालिटी होगी वो बेहतर होती चली जाएगी। अब स्टूडेंट सवाल ये पैदा होता है कि ये जो फोकल लेंथ मैंने लिखी हैं ये कितनी कितनी होनी चाहिए? याद रखिएगा कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ है जिसको मैं एफ ओ कह रहा हूँ, ये होनी चाहिए कितनी स्टूडेंट्स? ये 1 सेंटीमीटर से भी कम होनी चाहिए। ये 1 सेंटीमीटर से भी कम होनी चाहिए फोकल लेंथ। और जो आई पीस की फोकल लेंथ है ये चंद सेंटीमीटर ले सकते हैं हम,
चंद सेंटीमीटर से क्या मुराद है स्टूडेंट्स? चंद सेंटीमीटर से मुराद ये है कि ये 4 सेंटीमीटर भी हो सकती है, ये 5 सेंटीमीटर भी हो सकती है, ये 6 सेंटीमीटर भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा बड़ी नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास शर्त ये है कि ये चंद सेंटीमीटर्स की होनी चाहिए। चलें, ये दोनों चीज़ें तो हमने देख ली। अब देखते हैं इसकी रे डायग्राम, क्योंकि रे डायग्राम किसी भी आले के अंदर बनने वाली इमेज को समझने के लिए सबसे बेहतरीन होती है। अब ये रे डायग्राम किस तरह से स्टूडेंट्स नजर आएगी, तो इसके लिए आपके सामने ये रे डायग्राम स्क्रीन पे मैंने शो करवा दी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो लेंसेज लगे हुए हैं। पहला जो लेंस लगा हुआ है, चूंकि आपको वो दिखने में थोड़ा सा मोटा लग रहा है, उसकी जो कर्वेचर है वो थोड़ी सी ज्यादा है, तो हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। और जो आगे पड़ा हुआ लेंस है वो पतला है, तो हम कहेंगे कि ये आई पीस है, क्योंकि आई पीस की फोकल लेंथ ज्यादा है। तो आपको ये दोनों चीजें नजर आ रही हैं स्टूडेंट्स। अब इमेज जो है वो मैंने ऑब्जेक्टिव लेंस से पीछे रख दिया। अब मैंने जब भी इमेज जो है ऑब्जेक्टिव लेंस से पीछे रखा तो क्या होगा स्टूडेंट्स? जैसे ही इमेज से निकलने वाली रेज लेंस से गुजरेंगी तो वो एक इमेज बनाएंगी। अब स्टूडेंट्स सवाल ये पैदा होता है कि ये मैंने ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा? मुझे स्टूडेंट्स कैसी इमेज चाहिए? मुझे रियल इमेज चाहिए, मैग्नीफाइड इमेज चाहिए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जिस्म किस जगह पे रखना पड़ेगा? और ये बात आप पिछले टॉपिक्स में पढ़ते आ रहे हैं कि अगर हमें रियल और मैग्नीफाइड इमेज चाहिए तो मैं जिस्म को f और 2f के दरमियान में रखूंगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस के f यानी फोकस या और उसके डबल यानी 2 गुना फोकल लेंथ का जो होगा उसके दरमियान में रखूंगा। उससे जो बनने वाली इमेज मुझे हासिल होगी वो मुझे रियल भी हासिल होगी और असल से थोड़ी सी बड़ी भी दिखाई देगी, जैसा कि आप इस जगह पे देख सकते हैं, जिसको मैंने यहाँ पे I1 का नाम दिया है। स्टूडेंट्स अब ये I1 के बारे में एक बड़ी खास बात आपने याद रखनी है। अब देखिए ये I1 किस जगह पे बन रहा है? ये I1 बन रहा है विद इन द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। देखें जरा, जहां पे मैंने लिखा हुआ है FE यानी फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, ये उसके अंदर करके बन रही है, यानी कि लेंस और फोकल लेंथ के दरमियान अगर इमेज पड़ा हुआ हो तो चलें रिवाइज करें कि किस तरह से उसकी इमेज बनेगी। अब देखें जो इमेज बन रही है ये किस जगह बन रही है? ये बन रही है आई पीस के फोकल लेंथ और लेंस के दरमियान। स्टूडेंट्स अब ये जो इमेज इस जगह पे बन रही है ये अब रोल प्ले करेगी आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का, यानी इस जिस्म को है वो इमेज, लेकिन आई पीस इसको एक जिस्म के तौर पे लेगा और उससे एक तस्वीर बनाएगा मजीद। अब स्टूडेंट्स इसको हम नाम देंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। याद है ना, मैंने आपको कहा था ये जिस्म या ऑब्जेक्ट जो है रियल भी हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है। रियल के जितने भी केसेस हैं हम पीछे सारे पढ़ के आए, यहाँ पे एक केस आ गया जहाँ पे हमने वर्चुअल ऑब्जेक्ट का भी सीख लिया कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है। हकीकतन नहीं पढ़ा हुआ, जो ऑब्जेक्ट ने इमेज बनाई वो उसी इमेज को आई पीस एज एन ऑब्जेक्ट लेगा और एज एन ऑब्जेक्ट लेने की वजह से वो इस ऑब्जेक्ट की यानी कि I1 की तस्वीर बनाएगा। स्टूडेंट्स ये तस्वीर कैसी होगी? हम जानते हैं कि अगर जिस्म फोकल लेंथ के दरमियान पड़ा हुआ हो, यानी कि लेंस और फोकस के दरमियान पड़ा हुआ हो, तो बनने वाली इमेज स्टूडेंट्स एक तो नंबर 1 शर्त ये है कि वो वर्चुअल होगी और नंबर 2 शर्त क्या है? वो मैग्नीफाइड होगी। चलिए ये सारी बातें जो मैं साथ साथ बताता चला जा रहा हूँ ये मैं आपको लिख भी देता हूँ ताकि नोट्स बनते चले जाएं। चलिए मैं इधर लिख देता हूँ कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव से जो रेज आ रही हैं वो किस तरह से आएंगी। स्टूडेंट्स हमने कहा कि ऑब्जेक्टिव लेंस से 2f के दूर 2f से दूर मैंने एक जिस्म रख दिया। जैसे ही 2f से दूर जिस्म रखा तो एक इमेज बनी। वो इमेज स्टूडेंट्स कौन सी थी? वो इमेज जो बनी वो रियल थी, वो उल्टी थी और साथ ही साथ क्या थी वो जी? वो असल साइज से थोड़ी सी बड़ी थी। चलें ये तो मैंने लिख दिया। चलें अब ये जो इमेज बनाएगा इसको मैंने नाम दिया है स्टूडेंट्स किस चीज का? I1 का। चलें ये ऑब्जेक्टिव लेंस के लिहाज से जितनी भी डिस्कशन थी वो हमने कर ली। अब बात करते हैं आई पीस की कि आई पीस के अंदर क्या कहानी चल रही है। आई पीस की पहले हेडिंग दे लेते हैं जी यहाँ पे, ताकि चीज़ों का समझना और उसको जहन नशीन करना मजीद आसान हो जाए। हमने कहा कि आई पीस के लिए जिस्म क्या है? I1। तो हम लिख लेते हैं कि आई पीस के लिए जो जिस्म होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा वो होगा जी I1। जिस्म तो हमने देख लिया। अब इस जिस्म को रखेंगे कहाँ पे? जिस्म को हमने किस जगह पे रखा है स्टूडेंट्स? जिस्म को रखा है लेंस और f के दरमियान।
और स्टूडेंट्स ये यहाँ पे लेंस से क्या मुराद है, आई पीस, और एफ से क्या मुराद है, आई पीस का फोकल लेंथ। तो चलिए मैंने छोटा सा आई बी लिख दिया ताकि आपको समझ चीज़ें आ जाएं, ताकि चीज़ों को याद रखना आपके लिए आसान होता चला जाए। अब इससे बनने वाली इमेज स्टूडेंट कैसी होगी, चलें उसकी भी चीदा चीदा खसूसियात हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये इमेज जो हासिल होगी स्टूडेंट्स, ये कैसी इमेज हासिल होगी, हमें एक तो वर्चुअल इमेज मिलेगी। अब वर्चुअल इमेज क्यों मिल रही है, क्योंकि हम जानते हैं ये कंडीशंस कि जब कोई भी जिस्म लेंस और एफ के दरमियान पड़ा हो तो एक तो इमेज वर्चुअल मिलेगी, और साथ ही साथ जो इमेज मिलेगी वो मैग्नीफाइड यानी कि बड़ी इमेज मिलेगी। और इस इमेज को मैं नाम दूंगा स्टूडेंट्स किस चीज़ का, I2 का। स्टूडेंट्स यही वो इमेज होगी जो कि आप बड़ी होके माइक्रोस्कोप के ज़रिए आईपीस में देख सकेंगे। चलें ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई कि किस तरह से ये इमेज बनेगा, लेकिन स्टूडेंट्स अभी बात कंप्लीट नहीं हुई। अगर आपसे ये चीज़ें पूछ ली जाएं कि बताएं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लेंथ, उसकी लंबाई किसके बराबर होगी, तो आप क्या ये कह सकते हैं कि ये जो दो लेंस आपको नज़र आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस, अगर मैं कहूँ कि इन दोनों की लेंस की जो फोकल लेंथ है इन दोनों को ऐड कर दूं, यानी कि FO प्लस FE मैं कह दूं, तो क्या ये बात करना मुनासिब होगी? तो स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पे जहाँ पे FO ख़त्म हो रहा है और FE जहाँ से शुरू हो रहा है, इन दोनों के दरमियान स्पेस है। तो अगर तो मैं ये बात कहता हूँ कि FO जमा FE ये बराबर है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लेंथ के, तो ये बात तो बिल्कुल गलत हो जाएगी। ये बात मुझे मुनासिब दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि दरमियान में कोई खाली जगह भी आ रही है। तो उसको कवर करने के लिए हम क्या करें, चले हम इस तरह से करते हैं कि जो इमेज बना रहा है यानी कि I1 ऑब्जेक्टिव लेंस जो इमेज बना रहा है उसको हम नाम देंगे Q1 का। अब देखें Q1 किसके अंदर पड़ा हुआ है, आईपीस के अंदर पड़ा हुआ है। अब देखें इमेज आईपीस के लिए एज ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, और मैं इसको नाम दूंगा कि ये इस जगह से आईपीस तक का जो फासला है, अगर मैं इसको P2 कह लूं तो फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, फिर मैं कहूंगा कि अब अगर मैं कह सकता हूं कि Q1 और P2 जब इन दोनों को मैं जमा करूंगा तो मेरे पास लंबाई आ जाएगी। क्योंकि आप देख सकते हैं कि अब दरमियान में खाली जगह कोई ना रही, तो मैं यहाँ पे कह दूंगा कि अगर मुझे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लेंथ मेजर करनी है तो मैं ये दो चीज़ें यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस से बनने वाला इमेज जिसको I1 कहा, यहाँ पे Q1 लिख रहा हूँ क्योंकि हमने पूरे चैप्टर के अंदर Q लिया है इमेज के लिए, और ऑब्जेक्ट के लिए जिस्म के लिए हम क्या लेते हैं, P की टर्मिनोलॉजी लेते हैं, और यहाँ पे मैंने P2 लिख दिया क्योंकि ये दूसरा जिस्म है, यानी कि पहला जिस्म तो वो रखा जो हमने ऑब्जेक्टिव लेंस से परे रखा। ये ऑब्जेक्ट जो है, ये जो जिस्म है, ये जो है आई पीस के लिए काम करेगा। तो चलें ये लंबाई का भी हमें पता चल गया कि किस तरह से हम इसकी लंबाई मेजर करेंगे। स्टूडेंट्स अगर जो बात आपसे मैंने पहले कही कि अगर आपसे ये कह दिया जाए लेंथ बराबर है F0 यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ जमा FE, इसको लिख सकते हैं, तो मैंने जवाब दिया है एब्सोल्युटली नोट। हम इसको नहीं लिखेंगे, अगर ये लिखेंगे तो आपका जवाब गलत हो जाएगा। चलें ये बात भी हमें समझ आ गई कि अगर लंबाई का फार्मूला पूछ लिया जाता है तो उसको हम किस तरह से करेंगे। स्टूडेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट बात, हमने देखा कि जो इमेज बन रहा है ये बड़ा होके बन रहा है, यानी कि हम इसे मैग्नीफिकेशन कह चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर। सादा माइक्रोस्कोप में भी हमने इसे मैग्नीफिकेशन का नाम दिया था। अब यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे मैग्नीफिकेशन कितने गुना हुई, यहाँ पे इमेज कितने गुना बड़ी हो गई। तो चलें उसके लिए भी एक फार्मूला लिख लेते हैं। वो फार्मूला क्या है, उसकी डेरिवेशन आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ उस फार्मूले को अभी अपने बस जहनों में बिठा के रखेंगे, फार्मूला याद करके रखेंगे, जिसकी मदद से आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकेंगे। वो फार्मूला ये है जी, M बराबर है L बटा FO, और ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे 1 जमा D बटा FE। चलिए स्टूडेंट्स देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। यहाँ पे M क्या है स्टूडेंट्स, मैग्नीफिकेशन। ये L क्या है, ये L अभी मैंने बताया लंबाई है किस चीज़ की, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। FO हमने यहाँ पे कहा है, FO है ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ। अब एक कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, D, हाँ जी ये दोबारा आ गया। D क्या था, मैंने आपको बताया था D इंसानी आंख से वो कम फासला है जहाँ पे हमें इमेज वाजिया तौर पे नजर आती है। और स्टूडेंट्स हमने देखा था कि D नॉर्मल इंसानी आंख के लिए कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। और जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाएगी, आप बुढ़ापे की तरफ जाते जाएंगे, ये D भी बढ़ता चला जाएगा। और FE रह गया फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, यानी ये आई पीस की फोकल लेंथ है। स्टूडेंट्स अब ये सारी बातें जो है हमने कंप्लीट कर ली। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे
जो इमेज बन रहा है ये किस जगह पे बनेगा, क्योंकि अभी तक हमने ये तय नहीं किया कि जो I2 हमें मिल रहा है किस पोजीशन पे मिल रहा है। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो सादा माइक्रोस्कोप में मैंने एक बात आपको बताई थी कि अगर हमें इमेज नजर आ रहा है, हम ये नहीं जानते कि इमेज किस जगह पे बन रहा है, मैंने वहां आपको एक बात बताई थी कि ऐसी इमेज जो आपकी आंख देख सकती है लेकिन आपको फासला मालूम नहीं है, तो आप सिंपली ये कह देंगे कि ये इमेज जो बन रही है ये आंख के नुक्ते करीब यानी कि डी यानी कि नियर पॉइंट पे बनेगी। तो चलें हम यहाँ पे कह देते हैं कि ये जो I2 यानी कि फाइनल इमेज है ये किस जगह पे बनेगी। स्टूडेंट्स, ये बनेगी नुक्ता करीब के ऊपर, और ये नुक्ता करीब की वैल्यू आप सब जानते हैं 25 सेंटीमीटर होती है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाएगी इसकी भी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की बातें आपने अच्छे तरीके से समझ ली हैं। अब स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इसके इस्तेमालात कहाँ कहाँ हैं, ये किस किस जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। एक तो मैंने बड़ा बुनियादी इसका जो इस्तेमाल है वो मैंने आपको बता दिया कि ये मेडिकल की फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। हम ये भी कह सकते हैं कि बायोलॉजी की फील्ड के अंदर ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, और साथ ही साथ ना सिर्फ बायोलॉजी बल्कि जेनेटिक्स में भी ये इस्तेमाल हो रहा है, साथ ही साथ माइक्रोबायोलॉजी में भी इस्तेमाल हो रहा है, और इस तरह के बहुत से यूजेस जहाँ पे हमें छोटे अजसाम का मुआयना करना है वहाँ पे हमें ये चीज़ इस्तेमाल करनी पड़ेगी, और इस चीज़ को हमने नाम दिया है जी कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। और अब हम ये सीख चुके कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इमेज किस तरह से बनेगा और उसकी क्या क्या खसूसियात होंगी। चलें स्टूडेंट्स, अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप अगर हमें समझ आ गई है तो आपको ये जान के बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा कि एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कज़न भी है, उसका रिश्तेदार भी है, उस रिश्तेदार को हम नाम देते हैं टेलीस्कोप का। चलें मैं आपके सामने टेलीस्कोप की हेडिंग लिख देता हूं। अब मैंने कह दिया है कि टेलीस्कोप किस चीज़ का कज़न है, किस चीज़ का रिश्तेदार है, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का रिश्तेदार है। अब रिश्तेदार है तो इसके अंदर कोई ना कोई तो सेम चीज़ें होंगी, और चूंकि टेलीस्कोप नाम बदल गया तो इसके अंदर कुछ ना कुछ इख्तिलाफ भी पाया जाएगा। चलें हम देखते हैं कि टेलीस्कोप क्या है। स्टूडेंट्स, कज़न है क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंसेज पाए जाते थे, तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स 2 लेंसेज पाए जाएंगे, और 2 लेंसेज स्टूडेंट्स कौन कौन से होंगे, वो ही होंगे जो कि हमने यहाँ पे पढ़े, यानी कि आईपीस जमा ऑब्जेक्टिव, ये दोनों मिलके यहाँ पे ये सारी चीज बना रहे होंगे। स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव भी हो गया, आईपीस भी हो गया। फर्क क्या हुआ इसमें, आपने देखा था कि ऑब्जेक्टिव की जो फोकल लेंथ है वो कम होगी, यहाँ पे केस उलट होगा, यहाँ पे केस होगा ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ ज्यादा है आईपीस से, और ये जो बुनियादी फर्क है ये होगा जी टेलीस्कोप के अंदर। हमने सिमिलैरिटीज भी देख ली, इख्तलाफात भी देख लिए। चलें अब चलते हैं कि टेलीस्कोप की इकसाम कितनी है। अभी मैं सिर्फ इकसाम बता रहा हूं, मैंने टेलीस्कोप की अभी तारीफ नहीं बताई, क्योंकि जब आपको इकसाम बता दूंगा तो टेलीस्कोप की तारीफ करना आपको खुद ही आ जाएगा। चलें हम कहते हैं टेलीस्कोप की 2 इकसाम है, एक को हमने नाम देना है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, और स्टूडेंट्स दूसरी को हम नाम देंगे रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। और आपको पता है कि हमने यहाँ पे कौन सी टेलीस्कोप के बारे में ज़्यादा पढ़ना है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं लेंसेज, और लेंसेज के अंदर क्या चीज़ हो रही होती है, लेंसेज के अंदर रिफ्रैक्शन हो रही होती है। तो यहाँ पे हमारा मेन फोकस होगा वो होगा रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के ऊपर। चलें हमने ये भी देख लिया इसमें 2 लेंसेज इस्तेमाल होते हैं, इसकी 2 अक़साम हैं। अब चलते हैं इसकी तारीफ़ की तरफ कि टेलीस्कोप की अगर तारीफ़ पूछ ली जाए तो टेलीस्कोप को आप किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, टेलीस्कोप को डिफ़ाइन करने का सबसे आसान तरीका क्या है। स्कोप का मतलब है देखना, टेली का मतलब है दूर दराज की चीजें जिसको इंफॉर्मेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सके। तो स्टूडेंट्स चलें इसकी तारीफ करते हैं कुछ इस तरह से कि ये ऐसा ऑप्टिकल आला है जो 2 लेंसेज की मदद से दूर दराज की चीजें देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ऐसी चीजें देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो इंसानी आंख देखने के काबिल नहीं है। स्टूडेंट्स, अभी तक ये सारी की सारी चीजें हमने समझ ली। टेलीस्कोप की
वर्किंग टेलीस्कोप किस तरह से काम करेगा, इमेजेस किस तरह से बनाएगा, ये सारा कुछ सीखेंगे लेकिन अगले लेक्चर में। अभी इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग कुछ एमसीक्यूज भी देख लेते हैं। लास्ट लाइन से पहले जो डेफिनेशन है वो मैं लिखूंगा, बोली है, उसके बाद जो है मैं लिखने की तरफ आऊँगा, तो ये पेज जो है उधर लगाइएगा आप। तो चलें स्टूडेंट्स, मैंने डेफिनेशन बोल तो दी, चलें इसको अब अल्फाज की ज़ुबान भी दे देते हैं, चलें लिख लेते हैं हम लोग। मैंने ये कहा कि टेलीस्कोप एक ऐसा ऑप्टिकल आला है, क्या इस्तेमाल करता है, जो दो लेंसेज की मदद से दूर दराज की चीज़ों का मुशाहदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लें जी, मैंने टेलीस्कोप की आपके सामने डेफिनेशन भी लिख दी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप और रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में क्या फ़र्क होगा। तो स्टूडेंट्स जान लीजिए कि अगर टेलीस्कोप के अंदर दो कन्वर्जिंग लेंस स्टूडेंट्स कौन से हैं, कन्वेक्स लेंस पाए जा रहे हैं, तो हम उसको नाम दे देंगे सिंपली रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। तो चलें मैं इसकी यहाँ पे निशानदही कर देता हूँ कि रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में क्या पाया जाएगा जी, कन्वर्जिंग लेंस पाए जाएंगे। और कितने पाए जाएंगे जी, मैंने आपके सामने अभी लिखा है कि दो लेंसेज पाए जाएंगे, तो दो कन्वर्जिंग लेंस में मुश्तमिल होगी हमारी रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। तो चलें हमने रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की तारीफ भी देख ली, उसकी इकसाम भी देख ली। अब ये देखना बाकी है कि टेलीस्कोप्स के अंदर इमेज किस तरह से बनेगा, फोकल लेंथ और इसमें ऑब्जेक्टिव किस तरह से बिहेव करेगा, आईपीस किस तरह से काम करेगा। लेकिन इसको देखने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा अगले लेक्चर का। जी तो स्टूडेंट्स, आप अब सीख चुके कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इमेज किस तरह से बनेगा, किस तरह से ऑब्जेक्टिव लेंस का बनने वाला इमेज आईपीस के लिए ऑब्जेक्टिव के तौर पे काम करेगा, और आईपीस वाला इमेज किस तरह से मैग्नीफाई होके आप उसको देख सकेंगे। स्टूडेंट्स, साथ ही साथ आपने माइक्रोस्कोप के रिश्तेदार टेलीस्कोप को भी देख लिया कि उसमें भी दो किस्म के लेंसेज इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इसकी खसूसियात उससे थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं। किस तरह से मुख्तलिफ हैं और ये इमेज किस तरह से बनाएगा, ये हम देखेंगे अपने आइंदा आने वाले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।